नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य खबर। मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों के अधर में लटकने की आशंका हुई बलवती। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के दिए निर्देश। रीवा में फिर हुआ रिश्ता कलंकित। कलयुगी पिता ने बच्ची के साथ की छेड़छाड़ एवं दुष्कृत्य, मामला हुआ कायम। सेना के जवान ने परिचितों को बनाया ठगी का शिकार। जिस खाते में दिखे 98 रुपए, उसी में हो रहा था करोड़ों का लेन देन। खबरें अब विस्तार से। जिले में अब तक लगाई गई 30 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज, 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने झोंकी ताकत। आपको बता दें कि जिले में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही हैं। जिले की अनुमानित 18 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या 17,65,000 है, जिसमें से 95% लोगों को प्रथम डोज के टीके लगाए जा चुके हैं। 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक अमला एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में पात्र 75% व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज के टीके लगाए जा चुके हैं। जिले में 14 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की 30,06,697 डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 16,70,368 प्रथम डोज तथा 13,36,329 दूसरी डोज के टीके शामिल हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्रा ने बताया कि जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना वैक्सीन की लगाई गई कुल डोज में से 15,49,208 पुरुषों को तथा 14,57,489 महिलाओं को लगाई गई हैं। जिले में 25 दिसंबर तक हर पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक बुधवार, शनिवार तथा अतिरिक्त रूप से गुरुवार को टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। जिले के कई टीकाकरण केंद्रों में प्रतिदिन कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। अगले 7 दिनों में दूसरी डोज के पात्र लगभग 3,50,000 व्यक्तियों को टीके लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के एक बार फिर अधर में लटकने की आशंका हुई बलवती। हालांकि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा है। साथ ही हाई कोर्ट को मामले की जल्द सुनवाई करने का किया गया है आग्रह। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथियां एवं प्रक्रिया लगातार 2 वर्षों से आगे बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियां घोषित होने के साथ ही परिसीमन एवं आरक्षण पर विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते विपक्ष द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संबंधी सभी याचिकाओं को और याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी है। साथ ही उच्च न्यायालय को सभी याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला न करते हुए विवादित मुद्दों पर हाई कोर्ट से 3 माह के अंदर सुनवाई करने का आग्रह किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के ऑर्डिनेंस को संविधान के अनुरूप नहीं माना है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के ऑर्डिनेंस को संविधान विरुद्ध माना है, किंतु एक ही मसले की सुनवाई 2 अदालतों में किया जाना उचित नहीं है। इसलिए सभी याचिकाओं को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिकाकर्ताओं को निर्देशित किया गया है। प्रस्तुत है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से प्राप्त जानकारी के अंश। इलेक्शन को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें जो ऑर्डिनेंस मध्य प्रदेश सरकार ने इशू किया है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि मैटर ऑलरेडी सीज कर लिया है हाई कोर्ट ने, तो आप एक इशू के लिए 2 कोर्टों को इन्वॉल्व मत करिए, आप भी हाई कोर्ट जाइए। और मैं लिबर्टी देता हूं कि आप कल मेंशन करेंगे, कल ही आपका मैटर सुना जाएगा हाई कोर्ट में। तो इस लिबर्टी के साथ, क्योंकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जो ऑर्डिनेंस है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि एक ही इशू को 2 कोर्ट में नहीं सुना जा सकता, इसीलिए हमें वो लिबर्टी दी है। लिबर्टी के साथ हमें ये कहा है आप इस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। रीवा में एक बार फिर रिश्ता हुआ कलंकित। कलयुगी पिता ने बच्ची के साथ किया छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म करने का प्रयास। पुलिस ने दर्ज किया धारा 376 का अपराध। आपको बता दें कि रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र से आज अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है।
बच्चियों का आरोप है कि पिता हर रोज नशे की हालत में घर आकर बच्चियों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करता था। हद तो तब हो गई जब आज नशेड़ी पिता ने बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसकी जानकारी बच्चियों ने आस पड़ोस को दी। पड़ोसियों ने तुरंत ही डायल 100 को पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर मामले की जांच करते हुए 376 का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। आपको बता दें, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रतहरा के समीप एक नशेड़ी पिता अपनी 2 बच्चियों के साथ रहता था। बीते कुछ दिन पहले उसकी पत्नी की मृत्यु किसी कारणवश हो गई थी। इसके बाद पिता अपनी 2 बच्चियों के साथ मजदूरी कर जीवन यापन करता था, जिसमें से एक बच्ची 13 साल और दूसरी बच्ची 18 साल की बताई जा रही है। बच्चियों का आरोप था कि पिता नशे की हालत में हर शाम को घर आता है और उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करता था। हद तो तब हो गई जब आज नशेड़ी पिता नशे की हालत में घर पहुंचा और छोटी बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसके बाद बच्चियों ने इसकी जानकारी अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को बताई, जिसके बाद लोगों ने 100 डायल को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि नशेड़ी पिता हर रोज अपनी बच्चियों को परेशान करता था। जब उसने छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने की कोशिश की तो बच्चियों द्वारा पड़ोसियों को बताया गया। पड़ोसियों ने तुरंत ही इसकी जानकारी 100 डायल को दी। जिस जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पिता के खिलाफ 376 का मामला पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मामला है वो, अब तक क्या कार्रवाई हुई? ये 100 डायल के माध्यम से पुलिस को खबर मिली थी। कोतवाली पुलिस में एक जानकारी लगी। ये रतहरा के पास में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पिता जिसके एक पैर से अपाहिज है और उसकी 2 बच्चियां थी, एक 17 साल के आसपास, एक 13 साल की। उनकी माँ नहीं रहे, माँ एक्सपायर हो चुकी है। उन बच्चियों में से एक बच्ची ने शिकायत की कि मेरा पिता मारपीट करता है और छोटी बहन के साथ उसने बदमाशी की है। यानी जिस तरह की घटना थी बड़ी सेंसिटिव थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करने का प्रयास किया। ग्रामीणों की वहाँ मदद ली गई और बच्ची बता रहा है कि बच्ची जब ये हरकतें करने की कोशिश कर रहा था, पहले भी की है उसने हरकत करने की कोशिश कर रहा था, बच्ची ने भाग के फिर पड़ोसियों को जब बताया तो पड़ोसियों ने फिर इसको पुलिस के संज्ञान में लाया मामला। पुलिस ने जाके बच्चों से पूछताछ की। बच्चों से पूछताछ के बाद ये निकल के आया कि वो जो पिता है बहुत नशे की हालत में रहता था और लगातार उन बच्चियों को परेशान और मारपीट करता रहता था और बच्ची के साथ में हरकत भी करता था। उसी कारण से पुलिस ने उसके खिलाफ उस बच्ची के साथ में गलत हरकत का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और मामले को विवेचना में ले लिया है। आरोपी को भी पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया था, लेकिन बच्चियाँ बता रहे हैं कि जब लोग उसको ला रहे थे पुलिस के साथ में तो उसने कुछ खाया हुआ है, तो उसको अभी अस्पताल भेज दिया है। वो कुछ उल्टी कर रहा था, उसके इलाज के तौर पे उसका स्वास्थ्य वगैरह न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए तो अभी बच्चियां थाने पर ही हैं, रिपोर्ट लिखा रही हैं और उसका जो पिता है उसको अस्पताल भेज दिया गया है। 376 का मामला पुलिस ने पंजीबद्ध कर लिया, विवेचना में ले लिया गया है। क्या दोनों बच्चियों के साथ हरकत करता था? अभी इस संबंध में बच्चियों से पूछताछ कर रही है महिला अधिकारी हमारी, लेकिन जानकारी मिली है कि एक बच्ची के साथ उसने हरकत की है। सेना के जवान ने परिचित लोगों को बनाया अपनी ठगी का शिकार। पुलिस ने जिस अकाउंट में देखा 98 रुपए, उसमें हो रहा था करोड़ों का ट्रांजैक्शन। आपको बता दें कि रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां 420 के मामले में पुलिस ने सेना के एक जवान को आरोपी बनाते हुए उससे पूछताछ कर मामले पर जांच की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के बैंक अकाउंट की जांच की, जिसमें पुलिस को अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। इस दौरान आरोपी के बैंक अकाउंट में बकाया राशि के रूप में मात्र 98 रुपए ही मिले। बताया जा रहा है कि सेना के जवान के द्वारा अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर परिचित लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था, जिनसे बीटीबी ब्लैक एंड व्हाइट कंपनी में पैसे लगाकर दोगुना करने की बात कहते हुए करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। आपको बता दें कि रीवा जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में आज सेना के एक जवान के खिलाफ ठगी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें सेना के जवान के द्वारा अपने परिचित लोगों को पैसे डबल करने की तरह तरह की स्कीम बताकर उनसे करोड़ों रुपए ठग लिए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपी सेना के जवान से पूछताछ की, जिसमें परत दर परत राज खुलते चले गए और ये स्पष्ट हुआ कि महिला मित्र के साथ मिलकर जवान ने अपने परिचित
तकरीबन सैकड़ों लोगों को ठगी का शिकार बनाया है, जिस पर पुलिस ने धारा 420 का मामला दर्ज करते हुए आरोपी जवान के खिलाफ सेना बटालियन में शिकायत भी की है। बताया जा रहा है कि आरोपी सेना के जवान से पूछताछ के बाद पुलिस की टीम ने उसके बैंक अकाउंट चेक किए, जिस पर जवान के 2 बैंक अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन मिले हैं, जबकि जांच के दौरान जवान के खाते में मात्र 5,000 तो दूसरे खाते में केवल 98 रुपए की राशि बची थी, जिसकी जानकारी जुटाकर मामले पर अन्य जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी लोगों को झांसा देने के लिए हर बात में स्कीम बदल देता था। 1 लाख रुपए लगाने पर 10% रुपए देता था। इसके अतिरिक्त जितना ज़्यादा लोग रुपए लगाते थे उतने प्रतिशत ज़्यादा ब्याज वो देता था। 50% तक वह लोगों को ब्याज देता था। हाल ही में उसने एक नई स्कीम शुरू की थी, जिसमें हर घंटे लोगों को मुनाफा कमाने का झांसा दिया जाता था। आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में भी मामले दर्ज हुए हैं। रतहरा के अशोक कुमार मिश्रा को भी 10% ब्याज हर माह देने का झांसा देकर रुपए जमा करवाए गए थे। आइए सुनते हैं इस संबंध में शिव कुमार वर्मा एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये क्या है पूरा मामला? ये सेना में 2015 से है और अभी पिछले 2 महीने से छुट्टी पे था और उसके बाद इसका कहना है इसने मेडिकल भेजा हुआ है। लोगों ने इसकी शिकायत की, पहले लौर में भी शिकायत की, उसके बाद यहाँ कोतवाली में भी शिकायत हुई। कुछ लोग यहाँ के रहने वाले थे, उनकी रिपोर्ट पर से प्राथमिक जांच पर से पाया गया कि इसके द्वारा लोगों से छलपूर्वक पैसा लिया गया कि हम उसका पैसा बढ़ा के देंगे। तरह तरह की स्कीम बताई गई लोगों को कि अगर आप 1 लाख रुपए देते हो तो उसका 10% के हिसाब से आपको 1 महीने बाद 1,10,000 वापस कर देंगे। अगर आप ज़्यादा अमाउंट देते हो तो 15,000 कर देंगे, और ज़्यादा अमाउंट देंगे तो आप 20% वापस करेंगे बढ़ा के, और ज़्यादा देंगे तो 50%। अगर आप 1 CR तक देते हो तो आपको 2 CR देंगे 1 महीने बाद। इस तरह की इसकी स्कीम इसने लोगों को बताई। धीरे धीरे लोगों ने पहले कम पैसे इन्वेस्ट किए, उनको इसने रिटर्न किया। एक से लेता था दूसरे को दे देता था, दूसरे से लेता था तीसरे को दे देता था, तीसरे से लेता था पहले को दे देता था। इस तरह से लगातार कर रहा था और ऐसा करते करते इसने कई लोगों से पैसे लिए हैं। अभी कोतवाली क्षेत्र में जो FIR हुई है उसमें 3 फरियादियों ने वहाँ FIR की है, जिसमें से एक केस से 24 लाख रुपए, एक से 2 लाख रुपए और एक से 1 लाख रुपए की बात आई है। कोतवाली में इसके विरुद्ध 420 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना में लिया गया है। इसके साथ ही लौर में भी कुछ फरियादियों ने जाके लौर थाने में भी रिपोर्ट लिखाई है। लौर में भी 420 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और भी फरियादी अभी सिविल लाइन थाने में है। इससे पूछताछ भी की है पुलिस ने और जानकारी भी ली जा रही है। ये कुछ समय पहले जब आया था लौर में और इसके बाद फिर अभी यहाँ कोस्टा के पास किसी होटल में रह रहा था अपनी एक महिला मित्र के साथ में, तब कुछ इसके साथ के जो दोस्त थे सारे परिचित लोग हैं इससे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति से पैसा लिया है इसने, ज़्यादा इसके परिचित लोग ही हैं। उन परिचित लोगों से जो या तो दोस्त थे या कहीं ना कहीं से इसके करीबी थे, उनसे पैसा लिया, फिर उनको रिटर्न किया, फिर उनके द्वारा उनके साथियों से पैसा लिया। इस तरह से चैन बनाता गया और उनसे पैसे लेके उनको पैसा देने का जो क्रम था, अभी जब टूटा, ब्रेक हुआ इस मंथ के लास्ट में, तो लोगों को फिर चिंता हुई। लोगों ने फिर थोड़ा सा पूछताछ की, जानकारी लेने की कोशिश की। कभी तो उनको समझ में आया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। इसी बीच क्या हुआ कि इसने एक गाड़ी ली, टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी ली, लगभग 50-55 लाख की गाड़ी है वो 4 व्हील। वो गाड़ी लेके भी काफ़ी घूम रहा था, तो लोगों को और भरोसा हो गया था इसके ऊपर कि ये संभवतः वास्तव में इसके पास कहीं से पैसा आ रहा है। ये बताता था कि मैं BTC ब्लैक एंड वाइट कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वहाँ से पैसा कंपनी की पॉलिसी के तहत ही मिलता है। तो लोगों को ये भरोसा लगातार हो रहा था। जब इसके पास गाड़ी देखी, अच्छे अच्छे फ़ोन देखे, अच्छी घड़ी देखी, तो लोगों ने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के साथ साथ लोगों को जो भरोसा था वो कायम बनाने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताई। और जब ये पैसा नहीं दे पाता था तो लोगों से बोलता था क्यों वापस ले रहे हो, और इन्वेस्ट कर दो, और अच्छी स्कीम आ गई। यहाँ तक की बात आई कि हर घंटे की तरह कि हर घंटे में आपको परसेंटेज मिलेगा। इस तरह की स्कीमें भी लोगों को बताई इसने, तो लोगों को भरोसा थोड़ा सा बना रहा। लेकिन जब पैसा लौटाना इसके लिए संभव नहीं हो पाया, गाड़ी ले लिए, कुछ ऐसा काम कर लिए बड़े बड़े, तो फिर जब लोगों को लगा कि अब कुछ गड़बड़ कर रहा है या देना नहीं चाह रहा है या कंपनी ऐसा हो गया, फिर लोगों को इसने बताया कि नहीं मेरा वो व्हाट्सएप जो था वो बंद हो गया। फिर कंपनी का वहाँ का ऑफिस का एड्रेस बताया, लोगों ने तस्दीक की, पता किया, बोले वहाँ तो कोई ऐसा ऑफिस है ही नहीं। तो लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हुआ, फिर लोगों ने शिकायत की। उस शिकायत के आधार पर पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इस धोखाधड़ी में लगभग कितने करोड़ का वारा न्यारा हुआ? अब ये तो अभी बैंक के स्टेटमेंट से, इसके अकाउंट से, इसके पास 4 अकाउंट की जानकारी अभी तक मिली है, जिसमें 2 SBI के अकाउंट है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का और एक इसका Paytm अकाउंट है। Paytm अकाउंट का ट्रांजैक्शन वगैरह मोबाइल पे चेक किया तो उसमें करीब 1 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहा है।
स्टेट बैंक के मतलब जो स्टेट SBI का जो स्टेटमेंट चेक किया कराया गया उसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अमाउंट का लेन देन है। लोगों के बताए अनुसार, इसके खुद कहे अनुसार लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास का लेन देन का इसका हिसाब का किताब रहा है। रीवा के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री भगवत शरण माथुर का निधन। भाजपा रीवा के संभागीय पूर्व संगठन मंत्री भगवत शरण माथुर का मंगलवार को भोपाल में हृदयाघात से निधन हो गया। आपको बता दें कि भगवत शरण माथुर का कुछ समय से स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न संगठन पदों पर रहते हुए सफलतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन किया था। उनकी संगठनात्मक क्षमता के लिए लोग कायल थे। इसके अलावा श्री माथुर श्री नर्मदे हर सेवा न्यास अमरकंटक के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय संगठक एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश सह संगठन मंत्री का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। आपको बता दें कि भगवत शरण माथुर का जन्म 13 अप्रैल 1951 को ग्राम तलेन, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में हुआ था। श्री माथुर 1975 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने, जहां उन्होंने बाला साहेब, देवराज सुदर्शन जी, बाबा साहब नातू, उषा भाऊ ठाकरे जैसे मूर्धन्य व्यक्तियों के साथ कार्य किया। वे उज्जैन, शाजापुर, रतलाम जिलों में जिला प्रचारक रहे। श्री माथुर वर्ष 1994 से भारतीय जनता पार्टी में कार्य शुरू किया। वो मध्य प्रदेश भाजपा के सह संगठन महामंत्री तथा हरियाणा में संगठन मंत्री रहे। आपातकाल के दौरान उन्होंने 19 महीने का कारावास हुआ था। भगवत शरण माथुर के निधन का समाचार मिलते ही समूचे बिंद में शोक की लहर दौड़ गई। रीवा में संभागीय संगठन मंत्री रहते समूचे बिंद में भाजपा का परचम लहराया था, जो निरंतर चलता रहा। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। बिंद में भाजपा को स्थापित करने का श्रेय श्री माथुर को ही जाता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भगवत शरण माथुर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा व्यक्तित्व था कि बिंद प्रदेश में जब भाजपा इतनी ताकतवर नहीं थी, तब वो संगठन मंत्री के तौर पर वहां पदस्थापित हुए। उन्हें कार्यकर्ताओं की क्षमता की जबरदस्त पहचान थी और उसी के आधार पर उसके अनुरूप ही वो कार्य में लगाते थे, जिसके कारण बिंद में भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का, अस्थायित्व पैदा करने का और इतनी प्रगति करने का अवसर मिला है। और उसका कोई एक व्यक्ति को यदि श्रेय दिया जाए तो श्री भगवत शरण माथुर हो सकते हैं। मुझे हमेशा बड़े भाई के तौर पर उनका स्नेह मिलता रहा है और 2003 में मुझे जब टिकट मिला तो वो ही मुझे पार्टी में 99 में लेके आए थे और जब आए उसके बाद पार्टी का टिकट मिला और 2003 में मैं विधानसभा का चुनाव जीत करके विधानसभा के भीतर आया और उसके बाद वो संगठन मंत्री से यहाँ चले आए, फिर यहाँ से हरियाणा के वो हो गए। जब वहाँ हरियाणा में संगठन मंत्री थे, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह से मेरे ऊपर भरोसा करते थे कि जब वो हरियाणा में संगठन मंत्री थे, हरियाणा का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो रीवा से मेरी ही ड्यूटी अपने यहाँ लगवाई थी और मैं हरियाणा उनके कहने से गया था चुनाव प्रचार में। और अभी भी जब यहाँ थे वो तो हमेशा मैं जाया करता था। वही स्नेह, वही प्रेम उनका हमेशा मेरे ऊपर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।